बोला क्यों नहीं शुरू में? जब नहीं आ रही थी आवाज़ तो बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आउटपुट नहीं है तो फिर इसका मतलब इनपुट भी नहीं है ना, कंफर्म है वो तो। ठीक है, चलो सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हम लोगों ने प्रीलिम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, आज भी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे। देखिए, सबसे कल मैंने थोड़ा क्लाइमेट और इन्वायरमेंट की बात ज़्यादा की थी, उसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है इन्वायरमेंट की, एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि अब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। तो जैसे सोलर एनर्जी, विंड टरबाइन और बैटरी वाली बाइक, बैटरी वाली कार, तो सब बैटरी से जुड़ी हुई चीज़ें। तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 6-7 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक ऐसा नहीं आएगा कि मतलब बैटरी वाली कार कौन कौन सी है या क्या है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। लेकिन कौन से व्हीकल, क्योंकि हम अब इंटरनल कंबशन टरबाइन वाला ICT, उससे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मॉडर्न व्हीकल्स पे जा रहे हैं, यानी कि बैटरी वाले व्हीकल पे जा रहे हैं। तो उसमें 2 तरह के हाइब्रिड व्हीकल। तो सरकार की जो पॉलिसी है, इससे जुड़ी हुई जो पॉलिसी है, उस पर क्वेश्चन आएगा कि सरकार की इस पे नीति क्या है, सरकार कितनी सब्सिडी देना चाहती है, बजट में क्या प्रावधान है, वहाँ तक है ना। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो वो बजट पे चला जाएगा कि बजट में क्या प्रोविज़न किया गया है, कितनी छूट दी गई है, तो कितने लाख, कितने हज़ार करोड़ की छूट है ना। तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं रणनीति के तहत, तो आपको एनर्जी ट्रांजिशन देखना चाहिए। ये सदाबहार है, MPPSC के लिए भी, UPSC के लिए भी, और इस साल के लिए भी। और अब कम से कम ये 2047 तक, 2050 तक यही रहेगा, ये क्वेश्चंस 2050 तक चलेंगे। ठीक है ना। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वेश्चन लगभग 20 साल चला, अभी भी चल रहा है, तो वैसे ही ये 20 साल 25 साल तक चलने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई है उसकी, तो यहाँ से शुरू कीजिए। हर साल जो एक क्वेश्चन पकड़ रहा है UPSC पिछले 2-3 साल से, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से है, इसी वाले से है। लेकिन वो रेयर मेटल से लेके क्रिटिकल मेटल है ना। तो जो अब ये जो क्रिटिकल मेटल जो है, क्रिटिकल वाला जो मेटल है, ये कहाँ से आएगा, ये क्या चीज़ है? ये क्रिटिकल मेटल में जब हम बात करते हैं तो अभी 50, अभी गाइडलाइन जारी की है मंत्रालय ने, तो नोटिफिकेशन हुआ है, तो उसमें उन्होंने 50 मेटल्स को, 50 केमिकल्स को, मिनरल्स, सॉरी क्रिटिकल मेटल ने, क्रिटिकल मिनरल्स लिख लीजिए उसको अच्छे से, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स ने जारी की है क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी लिस्ट तैयार कीजिए। तो आज का होमवर्क एक और ये है आपके लिए, क्रिटिकल मिनरल्स है ना, सजेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स। तो उसको आप सर्च कीजिए गूगल पे, तो आपको लिस्ट आ जाएगी 50 मिनरल्स की। तो 50 मिनरल्स कौन कौन से हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उसको पढ़िए, वहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि अब फ्यूचर का खेल जो है वो यही है, क्योंकि हर देश आत्मनिर्भर बनना चाहता है। एनर्जी ट्रांजिशन में एक और चीज़ है, एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में आत्मनिर्भरता एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेल्फ रिलायंट होना। तो चाइना ने भी 2015 में आत्मनिर्भर चाइना है ना, अपने खुद के लिए, कि चाइना 2025 तक कौन कौन सी चीज़ें बना लेगा, उसने 2015 में
डिसाइड किया कि 10 सालों में चाइना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है। चाइना काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर है, 90% चाइना आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि उसने उसकी तैयारी 50 साल पहले की थी। मैंने आपको बताया था 1970 में चाइना ने तैयारी शुरू की थी कि मुझे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मुझे करनी है, इसीलिए वो कामयाब भी रहा। 50 साल की तैयारी है उसकी। अमेरिका की एक गलती थी, यूरोप की एक गलती थी, उनको लगता था कि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी देश हैं, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हमारा विरोधी है एक तरह से विचारधारा में, तो क्यों ना हम इसको आर्थिक सहायता दें, इसको सपोर्ट करें। जैसे आप अपने किसी दोस्त पे दया करके उसको नोट्स दें और वो टॉप कर जाए, ठीक है, वैसा काम हो गया। तो उनको सपोर्ट कर रहे थे कि कैसे भी करके इसको इस दलदल से निकालें, कम्युनिज्म के दलदल से निकालें, इसको पूंजीवाद का स्वाद चखाएं, इसको दिखाएं कि देखो उत्पादन क्या होता है, देखो फैक्ट्री क्या होती है, देखो प्रोडक्शन जब होता है तो मुनाफा कितना होता है, और जब ये मुनाफा और ये सब चीज़ें सीख जाएगा तो उसके बाद ये हमारी कम्युनिटी में आ जाएगा। तो उसका उल्टा हुआ, उसने उन्हीं को बेचना शुरू कर दिया। तो 2000 में आते आते, यानी आज से 20 साल पहले, 30 साल तक उसने तैयारी की, मैन्युफैक्चरिंग किया, और 20 साल से वो पूरी दुनिया को बेच रहा है। और पूरी दुनिया को बेचते बेचते उसने अफ्रीका के, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे कई सारे देशों को उसने अपने कब्जे में ले लिया। उनको इतना ज़्यादा कर्जा दे दिया है कि अब वो वहाँ माइनिंग करता है, वहाँ अपनी फोर्स लगा के रखता है। तो उसने 2 तरह के काम किए हैं कि सबसे पहले इनको कर्जा दो, खूब कमाया तो इनको इतना कर्जा दो कि उसकी जीडीपी से भी ज़्यादा, यानी जितना वो साल भर में कमाता है उससे भी ज़्यादा कर्जा दे दो, तो वो कभी चुका नहीं पाएगा। जब चुका नहीं पाएगा तो उसके पोर्ट यानी बंदरगाह जो हैं, उसके मिनरल्स, उन सब पे कब्जा करो और उनको कहो कि ये देखो यहाँ इसकी सुरक्षा हम करेंगे, इसकी सुरक्षा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्ट पे हमारे जहाज़ खड़े रहते हैं और अब हम तो आएंगे जाएंगे क्योंकि अब हमारा पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। और पोर्ट किराए पे दिया था तो फिर बाद में उसको बेच ही दिया लगभग। भारत ने विरोध भी किया, सब ये सब चीज़ें आप जानते हो। तो इतना ज़्यादा जो है उसने हस्तक्षेप कर लिया कि अब उसने अपनी फ़ौज रखना शुरू कर दिया है। तो उसकी फ़ौज जहाँ रहेगी वहाँ वो मिनरल्स पे भी कब्जा कर लेगा, ठीक है। तो उसने अफ्रीका के मिनरल्स पे भी उसको मालूम था कि भविष्य में बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी, कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, निकल की ज़रूरत पड़ेगी, ये रेयर मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ जहाँ ये मिनरल्स थे उन सब देशों में उसने पैसा इन्वेस्ट किया और उन मिनरल पे उसका कब्जा हो गया। अब मिनरल उसके हैं और वहाँ से निकालने, अभी वो अमेरिका के रास्ते पे चल रहा है। अमेरिका के पास भी जो रिसोर्सेज बड़े भंडार के तौर पे उसके पास भरे रहते हैं, वो उनको नहीं निकालता है अमेरिका। दुनिया में कहीं सस्ते मिल रहे होते हैं उससे काम चलाता है। अमेरिका अपने रिसोर्सेज को खोदता नहीं है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता। बाहर कहीं अगर मिल रहा है, जैसे खुद का खोद करके 80 रुपये में पड़ेगा, मान लिया जाए $80 में पड़ेगा, खुद खोदेंगे तो $80 में पड़ जाएगा। लेकिन बाहर यदि $120 में भी मिल रहा है तो उसको खरीदो पहले। बाहर का खरीदने से एक फ़ायदा अमेरिका को ये है कि एक हमारा तो हमारे पास है ही, बाहर का हम खरीदने लायक हैं, इसलिए वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और दूसरे को नहीं मिलेगा तो हम खरीद के उससे कुछ बनाएंगे तो फिर अपनी शर्तों पे बेच पाएंगे। कुछ बात समझ में आई ना? अगर हम अपना निकालेंगे तो उसको बेचेंगे, अपना निकाल करके बेचेंगे तो वो जो खरीदेगा कोई भी, उससे वो भी कुछ बनाएगा, फिर दोनों में कंपटीशन होगा, तो फिर हम अपनी शर्तों पे नहीं बेच पाएंगे। इसलिए एप्पल के फ़ोन में और दूसरे फ़ोन में डिफरेंस देख सकते हो आप। तो एप्पल का फ़ोन वो अपनी शर्तों पे अपने स्टाइल से बनाता है ना। इसलिए आप देखोगे कि वो भेदभाव भी करता है। जब वो दुबई के लिए बनाता है तो अलग तरह से बनाता है, इंडिया के लिए अलग तरह से बनाता है, यूरोप के लिए अलग तरह से बनाता है, जापान के लिए अलग तरह से बनाता है, खुद यूएस अपने लिए बनाता है, अपने नागरिकों के लिए। तब जूते में भी भेदभाव है। नाइके का जूता आप अमेरिका से खरीदो, आप श्रीलंका से खरीदो, डिफरेंट है। आप कहोगे बना तो वही है, लेकिन रॉ मटेरियल चेंज कर देता है, टी शर्ट में चेंज कर देता है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर देता है। तो वो अपने नागरिकों के लिए अलग करता है, दुनिया के लिए अलग करता है, तो उसका बहुत अंतर है। तो उस चीज़ को, रणनीति को चाइना अपना रहा है। चाइना
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनमें खास करके क्रिटिकल मिनरल्स जो मिलते नहीं आसानी से, जो आसानी से नहीं मिलते, और जिनको चूँकि कम मिलते हैं इसीलिए उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मिनरल्स पे उसका कब्जा है। यहाँ तक कि जिन देशों में वो मिनरल्स है वहाँ की सत्ता चुनाव भी उसके हिसाब से होते हैं, जो वो वहाँ की पार्टी को सपोर्ट करता है, चंदा देता है, जो उसको मिनरल्स वहाँ खोदने देगी, है ना। फिशिंग करता है, पूरी दुनिया के समुद्र में जा कर के फिशिंग करता है चाइना, पूरी दुनिया से मछली निकालता है, जबकि उसको केवल साउथ चाइना सी और अपने समुद्र में से मछली निकालनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया में। और अगर कोई उसके जहाज़ को पकड़ ले तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जो सत्ता चल रही है उसको उसने सपोर्ट कर रखा है। वहाँ का जो भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो उसका सपोर्टर है। तो ये एक नए ज़माने का कॉलोनियलिज़म है, नए तरह का कॉलोनियलिज़म है, यानी उपनिवेशवाद है, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी करने निकली थी, आज चाइना कर रहा है। और हम लोग जितना आयात निर्यात करते हैं, इंडिया की स्थिति बहुत कमज़ोर है चाइना के अगेंस्ट। अगर 100 चीज़ें आती जाती हैं तो 98 हम बुलाते हैं चाइना से, इंपोर्ट होता है, 2 ही हम लोग बेचते हैं। अगर 100 चीज़ें आती जाती है तो हमारी कितना है, 2%। उनका कितना है जो हम इंपोर्ट करते हैं, 98%। इतना ज़्यादा है, तो हम उस डिपेंडेंसी से बाहर आ ही नहीं सकते। और चाइना उसको भी ख़त्म करना चाहता है कि 2 भी क्यों बुलाना पड़ रहा है, और वो 2025 तक वो ख़त्म कर देगा। उसका लक्ष्य है कि 2015 से 2025 के बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमें किसी से मंगाना पड़े, ये उसका लक्ष्य है। तो ऐसा लक्ष्य फिर हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया एक समय में WTO की वजह से, तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब इसमें जितने पॉइंट्स हैं, जैसे कि फोटोवोल्टेइक सेल, दुनिया भर सोलर सेल पे जा रही है, सोलर पैनल लगाएंगे, रूफटॉप सोलर पैनल आपके यहाँ लग रहे हैं। तो उसमें अगर आप रूफटॉप सोलर पैनल लगाते हैं तो एक तरह से आप चाइना को पैसा देते हैं, क्योंकि उसके जो फोटोवोल्टेइक सेल वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। लोकल में थोड़ा बहुत असेंबल हो रहा है, बाकी सब चाइना का है। तो चीन मजबूत हो रहा है उससे, तो आप लगाइए रूफटॉप सोलर पैनल। पूरी दुनिया सोलर में काम करे उसको फ़ायदा है, पूरी दुनिया बैटरी में काम करे उसको फ़ायदा है, पूरी दुनिया बैटरी। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी उसे इकोनॉमिकली चाइना को फ़ायदा होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स भी है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स भी है, और ये चूँकि पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं इसलिए पॉलिटी का करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि पॉलिसी बनेगी, स्कीम बनेगी, गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी, अपने यहाँ कुछ न कुछ करेगी, संसद में बहस करेगी, तो ये पॉलिटी का विषय भी हो जाएगा। और चूँकि ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो इसलिए कोई व्यक्ति कहे कि सब सब्जेक्ट अलग अलग आदमी पढ़ाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे? यहाँ तो सब जोड़ना है, इन्वायरमेंट को भी जोड़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना है, पॉलिटी को भी जोड़ना है, इकोनॉमी को भी जोड़ना है, क्योंकि जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी लग रही है वो पर्यावरण के लिए भी है, उसमें पैसा भी लग रहा है और उसमें पॉलिटिशियन का दिमाग भी लग रहा है। तो चारों सब्जेक्ट मिल गए कि नहीं? तो आप कैसे अलग करेंगे उसको? अलग नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज की तैयारी को अलग नहीं कर सकते। आप घर के 10 सदस्य हैं, एक से सब्जी कटवा लीजिए, एक से तेल डलवा लीजिए, एक से नमक डलवा लीजिए, एक से मिर्ची डलवा लीजिए, एक से कहिए कि आप केवल वो सब्जी हिला देना, तुम सब्जी बिगड़ेगी कि नहीं? एक एक आदमी आकर के सब चीज़ें करके जाएगा, क्या होगा भाई? आपको ट्रेनिंग भी देना है तो एक ही आदमी पूरी ट्रेनिंग देगा कि सब्जी अच्छी टेस्टी सब्जी बनेगी कैसे, इसको इतना छोटा काटो, इसको ऐसे डालो, इसको यो करो, ये करो, वो करो, इसके बाद इतनी देर बाद उसको ढक दो, इसके बाद उतार लेना उसको। ये चीज़ कोई एक आदमी समझाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा ना। 10 तरह के लोग अगर आकर के सिखाएंगे तो फिर जो 11वां आदमी जब बनाने जाएगा तो वो क्या बनाएगा? ठीक है, तो इसलिए कई लोग जो है पूछते हैं ना कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सारे सब्जेक्ट, तो आप भी तो 1 साल के अंदर वहाँ टॉप करोगे, तो आप भी तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे, तो 1 साल में टॉप कैसे कर लोगे? हम अगर 25-30 साल पढ़ा के अगर आपको समझा भी नहीं सकते एक आदमी मिल के सारे सब्जेक्ट, तो फिर आप 1 साल में टॉप कैसे कर जाओगे? क्योंकि आपको भी तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अकेले देना, वहाँ 10 लोग मिल के तो एग्ज़ाम थोड़े देंगे, आपको भी अकेले देना है। तो हमको यही तो सिखाना है कि आप अकेले कैसे करोगे।
हम इतने समय से सारे सब्जेक्ट को मिला रहे हैं, तो हमको पता है कि आपको कैसे मिलाना है, ठीक है। इसलिए ये जो अलग अलग फैकल्टी आके पढ़ाते हैं उससे बात नहीं बनेगी। और हमने तो खुद ने एग्ज़ाम निकाला है, हम तो खुद एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, सबको मिला करके, अलग अलग पढ़ के और फिर सबको मिला करके एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे किसको कैसे मिलाते हैं, अलग कैसे पढ़ते हैं, मिलाते कैसे हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल यही है, एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन जब बात करोगे तो इसमें एथिक्स भी आएगा, इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता। पर्यावरण के प्रति हमारी कुछ नैतिकता है कि नहीं, एथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता भी आएगी, ठीक है। तो लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें आप, और सोशल इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि 2 प्रकार के असेसमेंट करोगे आप मेंस में लिखने के लिए। 2 पॉइंट लिख लीजिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। जब भी कभी कोई ऐसा क्रिटिकल मुद्दा आएगा जिसकी चर्चा हो रही है, तो 2 इम्पैक्ट जरूर लिखिएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दोनों मिलकर के हेल्थ पे प्रभाव डालेंगे। कुछ चीज़ें हेल्थ के ऊपर, हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट, ह्यूमन हेल्थ पे आएगा तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। और इन सब की वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पॉलिटिक्स पे असर आता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे असर आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा क्लियर हो गया है। एनर्जी ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा संभावना है क्रिटिकल मिनरल्स। और बाकी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, है ना। तो वो वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नए ज़माने का है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, पिछली बार करंट अफेयर्स में हमने सेमीकंडक्टर की बात की थी। तो सेमीकॉन इंडिया एक हमारा मिशन है, मिशन सेमीकॉन इंडिया मिशन। तो सेमीकंडक्टर अब इंडिया भी बनाना चाहता है। तो हम लोग तो कुछ ऐसे डिस्प्ले भी तैयार करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर भी तैयार करना चाहते हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप्स, इसको जब इसके ऊपर एक देश से दूसरे देश का एक तरह से चिप वॉर होता है तो उसको बोलते हैं चिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी की जगह उसको बोलते हैं चिप्लोमेसी। और चिप वॉर जो है ये सेमीकंडक्टर वॉर, सेमीकंडक्टर के ऊपर भी एक तरह से आमने सामने। वॉर शब्द यहाँ पर युद्ध का मतलब वाकई में लड़ नहीं रहे, लेकिन एक तो टेक्नोलॉजी में आगे निकलना है। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है मूर्स लॉ, आपको पहले भी बताया था मूर्स लॉ। 1970 में मूर ने बताया था, MOORE, मूर ने जो है उस ज़माने में बताया था जब उन्होंने सेमीकंडक्टर की शुरुआत की थी। इंटेल के फाउंडर में थे। आपने इंटेल देखा होगा, लैपटॉप के ऊपर और उस पर इंटेल लिखा होता है, तो इंटेल चिप होती है अंदर, सेमीकंडक्टर चिप वो उसकी होती है। उसके ऊपर कितने ट्रांजिस्टर आप लगा सकते हैं, तो एक चिप के ऊपर कितना आप उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंट लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप उसे लगा पाएंगे वो उतना उसका पावर बढ़ेगा। तो मूर्स लॉ ये कहता था मूर उस समय में कि कपल ऑफ ईयर यानी कि 24 मंथ्स में जो साइज़ है चिप की वो आधी हो जाएगी और वो चीप हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा और डबल फास्ट हो जाएगा। यानी फास्टर होगा, चीपर होगा और स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलर होगा, यानी छोटा होगा, यानी वो आधा रह जाएगा। जितनी साइज़ कम होती जाएगी उसकी पावर बढ़ती जाएगी। इसलिए आप देखोगे बहुत हल्का फ़ोन, छोटा फ़ोन बहुत पावरफुल फ़ोन होता है, उसका डिस्प्ले बहुत शानदार होता है, वो चलता बहुत तेज़ है, ठीक है। बहुत बड़ा फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, ये मूर्स लॉ यही बताता है कि आने वाले समय में ये होता जाएगा, लेकिन उसका कहीं कहीं एंड तो होगा ना। आखिर कितना, फिर तो वो गर्म ही हो जाएगा, क्योंकि कितना छोटा आप बनाएंगे कि उस पर इतने सारे वो चीज़ें चिपका देंगे और उसकी वजह से स्पीड भी बहुत बढ़ा देंगे। छोटा होते होते कितना होगा, तो नैनोमीटर।
अभी 10 नैनोमीटर का इंटेल को बहुत दिक्कत आया है ना, 12 नैनोमीटर आखिरी था, उसके बाद 10 की जब बात हुई तो नैनोमीटर में चले गए, तो 12 नैनोमीटर बना के रख दिया है चिप। अब ये जो वॉर है, ये वॉर है कि कौन कितना छोटा बना लेगा, कौन कितना छोटा बना लेगा। अब इसमें जो है ताइवान सबसे आगे है एक, वैसे तो अमेरिका का ही आगे है, तो अमेरिका में जो प्लेयर हैं तो इसमें ध्यान रखिए, सेमीकंडक्टर में आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर में 3 प्रकार के सेगमेंटेशन है। एक पहला है डिज़ाइनिंग, पहला है डिज़ाइनिंग, यानी कि इसे डिज़ाइन कौन करेगा, तो इंटेल सबसे आगे है डिज़ाइनिंग में। एप्पल अपना खुद का डिज़ाइन करता है, अपने फ़ोन में सेमीकंडक्टर चिप लगाने के लिए एप्पल खुद ही R&D करता है और अपना खुद का डिज़ाइनिंग करता है। तो एप्पल खुद डिज़ाइनर है, अपना मैन्युफैक्चरर भी है और यूज़र भी है, देखा जाए तो वो तीनों चीज़ें खुद ही करता है। एप्पल खुद ही सारा निर्माण करता है, और इसलिए जगह जगह पर आप देखोगे कि एप्पल के खुद के ही आउटलेट हैं बेचने के लिए भी, है ना। यही चीज़ एलन मस्क ने भी किया टेस्ला में। टेस्ला में उसने खुद ने पार्ट्स भी बनाए, मतलब पूरा ऑफसेट उसी का है, यानी पार्ट्स भी हम ही बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनेगा, कार का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं जाएगा, और सर्विसिंग भी कोई दूसरा नहीं करेगा, सर्विसिंग भी हम ही करेंगे, क्योंकि पूरा कंप्यूटराइज्ड होगा। और चूंकि डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है, AI बेस्ड है, तो दूसरा कर ही नहीं सकता उसको, दूसरे के पास वो टेक्नोलॉजी, दूसरे को मशीन ही नहीं देंगे कि वो रिपेयर कर सके, तो आम आदमी उसको रिपेयर ही नहीं कर सकता। और बेचेंगे भी हमारे ही आउटलेट से, यानी दुकान भी हमारी होगी जहाँ से आप कार खरीद सकते हो। तो एप्पल का भी यही फंडा है। तो अमेरिका की जो बिग टेक कंपनियां हैं, खास करके जो बिग टेक, तो खैर हम लोग फेसबुक, गूगल और इनको बोलते हैं, लेकिन ये भी अब तरह से बिग टेक जैसी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये जो बड़ी कार कंपनी है, बड़ी फ़ोन कंपनी है, ये पूरा एंटायर सेटअप लेके चलते हैं, ओरिजिन से लेके एंड तक पूरा हमारा रहेगा कब्जा, उसमें किसी दूसरे को बेनिफिट नहीं होने देंगे, कोई दूसरा प्लेयर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही इसमें, लेकिन इसमें 3 है, सेमीकंडक्टर चिप के मामले में 3 है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर चिप जो बने, ये जो चिप बनेगी, ये इस चिप का जो डिज़ाइन होगा वो अमेरिका करेगा। तो डिज़ाइन में दबदबा जो है वो US का है सबसे ज़्यादा, 90% से ज़्यादा डिज़ाइन जो है वो US करता है, और इसके लिए वो R&D करता है, सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा वही लगाता है ना। वैज्ञानिक हमारे यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, या सब लोग ये वो जा करके करते हैं, इंडिया वाले भी करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, तो वो पैसा बहुत लगाता है इसमें। और ऐसा माना जाता है कि 10 से 20% तक जो कमाई होती है चिप से, वो वापस, क्योंकि फिर मूर्स लॉ के हिसाब से 24 मंथ था, लेकिन अभी 2019 में वो 2018-19 आते आते वो 18 मंथ रह गया था। केवल 1.5 साल के अंदर ही वो डबल हो रहा था पावर। जो चीज़ 2 साल में होनी चाहिए वो कितने में हो रही थी? 1.5 साल में। इसका मतलब मूर्स लॉ जो है वो और फास्ट हो गया। मूर ने तो कितने का कहा था, 2 साल में ऐसा होगा। इसका मतलब R&D कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता होगा। यानी कोई भी, सैमसंग ने फ़ोन बनाया साउथ कोरिया में, और तुरंत उसको फिर से पैसा लगाना है अगले फ़ोन के लिए, क्योंकि उसको और बेटर, एप्पल से भी ज़्यादा बेटर जाना है, क्योंकि उसने अब एप्पल से कंपटीशन किया, तो एप्पल वाले को और पैसा लगाना है। तो 20% पैसा वो R&D में लगा देते हैं अगला फ़ोन बनाने के लिए। इसलिए आप देखते हैं नया नया वर्जन आता जाता है। हम बोलते हैं कि ये एप्पल का ये वाला फ़ोन आया था, अब ये वाला फ़ोन है। और थोड़े थोड़े दिन में उनके सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं। सॉफ्टवेयर पे काम कितना जल्दी चलता रहता है ना। तो आप लोग फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट देखते हैं ना, तो सब लोगों का नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़बरदस्त कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है ये। तो ये इस कंपटीशन में बने रखने के लिए जो आपको पढ़ना है वो है मूर्स लॉ। तो एक डिज़ाइनिंग सेक्शन है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आगे है वो है ताइवान, TSMI। तो ताइवान जो है उसका पढ़िएगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग थोड़ा बहुत, साउथ कोरिया भी है, थोड़ा सा अमेरिका तो कम करता है मैन्युफैक्चरिंग, यूरोप भी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन है वो द नीदरलैंड बनाता है।
नीदरलैंड बनाता है, नीदरलैंड में वो मशीन है और वो मशीन किसी के पास नहीं है, वो ही देता है। तो ये सेमीकंडक्टर वॉर की जो बात है वो उस मशीन का ही चक्कर है सब। उसने, अमेरिका ने दबाव डाला है ट्रंप के समय से कि ये मशीन तुम चाइना को नहीं दोगे। अगर वो मशीन लिथोग्राफी मशीन है, वो अगर वो लिथोग्राफी मशीन जो है चिप बनाने वाली अगर चाइना को मिल जाती है तो वो भी कंपटीशन पे उतर आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। अभी चाइना सबसे बड़ा चिप का यूजर है। वो क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है, फोन बनाता है, लैपटॉप बनाता है, स्क्रीन बनाता है, डिस्प्ले बनाता है ना, कंप्यूटर बनाता है, ये सारी चीज़ें, पर्सनल कंप्यूटर बनाता है, ये सारी चीज़ें चाइना बनाता है, ग्राफिक कार्ड बनाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो उसको चिप का जो सबसे ज़्यादा खरीदार है दुनिया में, जो चिप सबसे ज़्यादा खरीदता है वो चाइना खरीदता है। और जितना उसको चिप की ज़रूरत है वो केवल 10% ही बना पाता है, और वो भी बहुत 3 गुना 4 गुना साइज़ बड़ी होती है उसकी, और उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो चाइना 2025 तक चाहता है कि मैं अपनी ज़रूरत का 90% चिप खुद बनाऊं, और जिस दिन ये हो गया फिर उसको महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर अमेरिका की ज़रूरत नहीं है उसको। तो ये है चिप वॉर, सेमीकंडक्टर वॉर। और हम लोग इस साल कूदे हैं, पिछले साल 2021 में हमने पहली बार सेमीकॉन इंडिया मिशन, और पहली बार कुछ करोड़ रुपए लगा करके हम लोगों ने शुरू किया है कि हम भी कुछ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हम डिज़ाइन में तो उतना अभी नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम भी डिज़ाइन करें कुछ, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हमको भी नीदरलैंड तो देगा नहीं इतनी आसानी से, और हम बहुत इतनी महंगी मशीन हम भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में जो चिप वाला जो काम है सेमीकंडक्टर में, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 24 आवर्स, और कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई चाहिए। और भारत में पानी की भी कमी है और बिजली की भी कमी है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना ज़रूरी होता है ये यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, बिजली की कमी नहीं होना चाहिए, इसलिए बाहर से इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाला भी इन्वेस्ट तब करेगा जब हम कंटिन्यूअस बिजली सप्लाई दे पाएंगे, पानी की सप्लाई दे पाएंगे। तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल आए हैं द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, पिछले 3-4 सालों में कम से कम 100 से ज़्यादा आर्टिकल हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। उन सब का सार बता दिया मैंने आपको शॉर्ट में, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, इंटरेस्ट जगे आपका कि सेमीकंडक्टर वॉर क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, चिप, सेमीकंडक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो 4 प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पहली बात तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक तो कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर पूरी तरह से पास बिल्कुल नहीं होने देता, कंडक्टर पूरी तरह से पास होना। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के गुण उसमें होते हैं, दोनों के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप उसका डायग्राम वगैरह देखिए, टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, फिर मूर को पढ़िए, मूर्स लॉ पढ़िए, फिर उसने कैसे, इंटेल के बारे में एक पैराग्राफ पढ़िए, इंटेल, AMD, ये कई लैपटॉप के ऊपर AMD लिखा रहता है, तो ये सब कंपनीज हैं। ठीक है, तो मेरा काम दरअसल क्या है, पूरा पढ़ा पाना तो वैसे भी संभव नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारी पूरी एक 4 घंटे की क्लास होती है केवल सेमीकंडक्टर पे। ठीक है ना, तो वो मैं इतना कम में तो नहीं बता पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क करें, और होमवर्क करेंगे तो फिर चीज़ें निकल करके आएंगी, बन जाएगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ देखने की कोशिश करें, विकिपीडिया में जाएं, इन्फोग्राफिक्स में जाएं, गूगल में जा कर के ऐसे लिखें, और इमेजेस वाले में चले जाएं, तो वहाँ आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो वो इन्फोग्राफिक्स में शॉर्ट में पॉइंट्स में दिया रहता है। तो वह इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया, आपको समझ में तो आ गया पूरी दुनिया क्यों लड़ रही है। इसको डिप्लोमेसी कहा है। अभी रशिया तो लगभग युद्ध की वजह से बाहर ही हो गया इन सब चीज़ों से, नई वाली चीज़ों से, क्योंकि वो तो यूक्रेन से केवल लड़ने में रह गया। चाइना बाजी मार गया, है ना। साउथ कोरिया काफ़ी आगे है सैमसंग की वजह से, और भी कंपनियां हैं उनके पास। ताइवान के यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि ताइवान पर चाइना का कब्जा उस तरह से नहीं है पॉलिटिकल। तो ताइवान का जो राष्ट्रपति है, वो जो है ताइवान के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं,
वो किस तरह से सोचते हैं, क्या वो सबऑर्डिनेट हैं, वो यानी कि वो क्या उसको मानते हैं, या वो अपने आप को एक सोवरेन कंट्री मानते हैं। अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका उसको सपोर्ट करता है ताइवान को, और अमेरिका ताइवान को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो यही सेमीकंडक्टर चिप्स, ताकि वो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करवा सके, इसलिए वो डिज़ाइन करके ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। ठीक है, तो ताइवान एक तरह से वो उसका उपनिवेश है, उसकी कॉलोनी है। जैसे हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, किसी समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी थे, तो ठीक वैसे ही वो एक तरह की कॉलोनी है। लेकिन चाइना ये चाहता है कि वो वन चाइना पॉलिसी, यानी कि हम एक हैं और तिब्बत भी हमारा है और ताइवान भी हमारा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पॉलिटिक्स आ गई, इसलिए नैन्सी पेलोसी वहाँ पहुँच गई तुरंत। जब कभी भी चीन जो है आक्रमण करने की कोशिश करता है ताइवान पे, जब कभी भी ऐसा कुछ माहौल बनता है, तो तुरंत वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई न कोई विदेश मंत्री अमेरिका का वहाँ पहुँच जाता है, राष्ट्रपति एक चक्कर लगा आते हैं, ताकि वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ मतलब हम हैं, और अगर तुमने इसके साथ कुछ किया तो हम आ जाएंगे। तो आर्थिक हित, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं उनके साथ, उसका इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ ना, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा उसमें समझिए। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी मैं आपको एनर्जी ट्रांजिशन, सेमीकंडक्टर ये दिखा रहा हूँ, इसके साथ साथ राजनीति भी है, इसलिए उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। ठीक है, वो जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन चिप्स इट्स कॉल्ड डिप्लोमेसी। ठीक है, तो हम लोग अब चूंकि ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई, इतना पीछे क्यों जाना पड़ा, और अभी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए इसलिए है क्योंकि हमने सेमिकॉन इंडिया मिशन बनाया है, और अब हम पहली बार कुछ शायद 200 करोड़ 100 करोड़ ऐसे कुछ रुपए लेकर के उसमें कूदे हैं, जो बहुत ही कम पैसे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वैसा नहीं है, वाटर सप्लाई वैसा नहीं है हमारे पास। हम डिज़ाइनिंग में जाएंगे, पर कोशिश तो करना पड़ेगी। फर्स्ट टाइम हम लोग इस फील्ड में जाएं, कोशिश करें। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हो सकता है कि 2030-40 तक हम लोग भी कुछ अपना बना पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक ये विषय था जो आपको बताना था, तो सेमीकंडक्टर वाला विषय। ठीक है, नेक्स्ट एक एनर्जी ट्रांजिशन वाला हो गया हमारा, एक सेमीकंडक्टर वाला हो गया। फिर आइए एक थोड़ा सा जीएम क्रॉप्स वाला देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएम क्रॉप्स। जो पहले हम बीटी कॉटन बात कर रहे थे, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, वो पुरानी चर्चाएं हैं, लेकिन अब फिर नए कलेवर में आएगी। यूरोप जो है वो जीएम क्रॉप्स को पसंद नहीं करता। यूरोप में बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोप, जब हम कानूनी तौर पर पॉलिटी के हिसाब से ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो अमेरिका ज़्यादा करता है, बराबरी की बात बहुत करता है, इक्वालिटी की करता है, फ्रीडम की करता है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसकी बात करता है, तो लिबर्टी की बात करता है। तो ऐसी बातें अमेरिका ज़्यादा करता है, लेकिन प्रैक्टिकली यूरोप जो है इनको अपनाता ज़्यादा है। ध्यान रखें, जब वो बात करता हुआ नज़र आता है, राजनीति करता हुआ नज़र आता है, तो अमेरिका करता है, और जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली यूरोप जो है वो ज़्यादा अपनाता हुआ नज़र आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर रिसर्च में ये भी आया है कि जीएम क्रॉप्स की वजह से कैंसर होता है, या जीएम क्रॉप्स की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे जिम वाला कल्चर और एक योगा वाला कल्चर, योगा से हम सस्टेनेबल हेल्थ लेते हैं, और जिम से हम बहुत ज़्यादा मसल्स और बॉडी बिल्डर और वो दिखने लगता है, लेकिन वो आदमी कई बार जल्दी मर जाता है, और कई बार 50 साल की उम्र में उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। जबकि योगा के साथ उल्टा वो 70-80 साल तक स्वस्थ रहते हुए जिंदा रहता है। और जिम से जो बॉडी बनती है वो ज़रूरी नहीं कि वो उसको बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रखे, बहुत जल्दी उसको उसके स्वास्थ्य को ख़राब भी कर देती है। तो आप ये समझ लीजिए कि यूएस मीन्स डेवलपमेंट कौन सा, जिम वाला डेवलपमेंट।
यूरोप मतलब एक तरह से योगा वाला डेवलपमेंट, ठीक है। तो वैसा मान के चलिए। तो जीएम क्रॉप्स नुकसान करती हैं, जीएम क्रॉप्स परेशानी पैदा करती है, उसकी वजह से कैंसर होता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूरोप उसको अपनाना ही नहीं चाहता, यूरोप उसको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करता। भारत पार्शली करता है। हमने कॉटन में किया है, क्योंकि कॉटन खाने की चीज़ नहीं है, केवल कपड़े बनते हैं, पहनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को खुजली होगी तो पहनना बंद कर देगा, कपड़ा पहनना बंद कर देगा। तो हमने कॉटन में यूज़ किया, ठीक है। पाकिस्तान ने 50-50 किया है, बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में भी कर लिया, लेकिन यूरोप ने खाने पीने की चीज़ों में भी नहीं किया और किसी में भी नहीं किया। और अमेरिका ने टोटल खाने पीने की चीज़ें, जितनी आप अमेरिका के मॉल में जाएंगे तो एक ही साइज़ के टमाटर, सारे जुड़वा टमाटर हैं। जितने टमाटर रखे हैं आप उनका वजन भी करेंगे तो सेम होगा, कलर भी सेम है, और एक ही साइज़ है, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी साइज़। आलू सारे एक ही साइज़ के, बैंगन सारे एक ही साइज़ के, क्योंकि जैसे कोई मशीन में तैयार किए हैं। तो ये क्या है, जीएम क्रॉप्स है। तो वहाँ जीएम क्रॉप्स, प्याज मिलेंगे आपको एक जैसे प्याज। हम लोग यहाँ जाते हैं, अलग अलग तरह के प्याज होते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे भी जो बैंगन आता है, मैं आपको बताया था कि बीटी बैंगन इंडिया में ऑफिशियली सरकार तो बोलती है कि हमने अलाउ नहीं किया, लेकिन मार्केट में बीटी बैंगन आ गया, क्योंकि बांग्लादेश ने और किसी देश ने किया, वहाँ से बीज आया, हमारे यहाँ के लोगों ने बोया और वो बीटी बैंगन मार्केट में बिक रहा है। पूरा बैंगन का ढेर लगा हुआ, और यदि एक भी बैंगन में कीड़ा नहीं है, इसका मतलब वो बीटी बैंगन है, क्योंकि हमारा जो देशी बैंगन है उसमें कीड़ा होता है, और उस कीड़े को मारने के लिए ही बीटी बैंगन तैयार किया गया। और वो जो बीटी है, बैसिलस तुरेंजिएंसिस, वो मिट्टी में होने वाला एक बैक्टीरिया है जो उसमें इंट्रोड्यूस किया है, जीन में इंट्रोड्यूस कर दिया है। और उस जीन में इंट्रोड्यूस करने के बाद जब वो कैटरपिलर लार्वा जब उसको खाने के लिए आता है, तो उस लार्वा की इंटेस्टाइन फट जाती है बीटी की वजह से। तो बीटी बैसिलस तुरेंजिएंसिस उसके लार्वा की इंटेस्टाइन को फाड़ देता है, फोड़ देता है। तो वो इतना खतरनाक है। और ऐसा फूड जो लार्वा के इंटेस्टाइन को फाड़ देता है, अगर उसकी सब्जी हम खाएंगे, अगर उसको हम खाते हैं उस फूड को या फ्रूट को, तो हमारे अंदर भी तो वो कुछ न कुछ नुकसान करता होगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है। अमेरिका भी नहीं सोचता है। तो अमेरिका ये सोचता है कि अगर मान लिया जाए इस चीज़ को खाने से अगर कुछ डैमेज होता है, इस चीज़ को खाने से अगर कुछ नुकसान होता है, तो हम इलाज कराएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इस चीज़ को रोकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अमेरिका इलाज में विश्वास करता है, इंजॉय करने में से वो रोकता नहीं है, टेक्नोलॉजी से उसको परहेज नहीं होता, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो मैंने आपको जो भाव बताया है, इससे आपको कोई कोई क्वेश्चन में मदद मिलेगी। तो जीएम क्रॉप्स जब लिखोगे और इसका वैश्विक पैटर्न देखोगे कि दुनिया के कौन कौन से देशों में, तो नागरिकों की चिंता किसे ज़्यादा है, नागरिकों की सख्त हिदायत, अगर आपको अगर बहुत ही ज़्यादा अगर कठोर है, अगर रेस्ट्रिक्शंस अगर कहीं हैं टेक्नोलॉजी पर और इन सब चीज़ों पे, तो वो आपको मिलेंगे यूरोप में। इसलिए यूरोप के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, यूरोप की टेक्नोलॉजी फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखोगे ई नंबर्स होते हैं, यूरोपियन नंबर्स हैं, ई नंबर्स, फूड डेरिवेटिव्स, फूड के अंदर जो इमल्सिफायर और तमाम जो चीज़ें, फूड एडिटिव्स जो फूड में डालने के लिए जो चीज़ें होती है, उसमें आप देखोगे कि उसमें केमिकल्स जो हैं उनके ई नंबर्स जो हैं, वो ई नंबर्स, इंडिया का तो हमारा कोई नंबर नहीं है, अमेरिका ने ऐसे कोई नंबर खास करके तैयार नहीं किया, WHO का ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो किसने किया वो नंबर्स तैयार? यूरोपियन यूनियन ने तैयार किया, इसलिए उसका नंबर है ई नंबर्स, है ना। तो बीच में आपने देखा भारत स्टेज हम लोगों ने तैयार किया, लेकिन वो क्या था, यूरो फर्स्ट, यूरो सेकंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ। तो इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सबसे पहले यूरोप ने तैयार किए कि इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा बात वही करते हैं, है ना, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा चिंता वही करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है उसकी चिंता वही करते हैं, ठीक है। नदियों के ऊपर साफ सफाई रखने से जुड़ी हुई चिंता यूरोप ही करता है। तो यूरोप में जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंट की चिंता यूँ थ्योरेटिकली वहाँ ज़्यादा होती है, प्रैक्टिकली कहाँ होती है? प्रैक्टिकली कानून बना करके और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूरोप।
तो इसलिए इससे संबंधित राजनीति से जुड़े हुए, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग उसमें समझ जाइएगा कि अधिकांश चीज़ों का जो वेन्यू होगा वो यूरोप में मिलेगा, क्योंकि वो बैठ के डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। उनका है कि हमको यूज़ करने दो, हमको खाने दो, हमको एंजॉय करने दो, हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। अमेरिका उसमें विश्वास करता है, रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे और इतनी फ्रीडम देंगे, इतनी लिबर्टी देंगे तो नुकसान भी तो होगा। तो इसलिए डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वही मैंने आपको बताया एप्लीकेशन कहाँ कैसा हो रहा है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हों, ये सारी चीज़ों में आपको यूरोप बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जीएम क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी भारत में है, तो भारत में ब्रिंजल अनऑफिशियली है, ऑफिशियली नहीं है भारत में। ऑफिशियली क्या है, केवल कॉटन। और मेज़ वाला भी जो है वो चूँकि खाने की चीज़ है, तो जीएम मस्टर्ड भी आया। तो इसके लिए हमने बहुत पहले बना लिया था GESE, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GESE बहुत पहले बना लिया था। पिछले बार शायद 1-2 साल, 4-5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि GESE कौन से मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जनरली कई लोग जो है वो उसको, हाँ फैमिली एंड वेलफेयर नहीं है ना, वही तो बात है, वो ना तो फैमिली एंड वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उससे है। यही कंफ्यूज करते हैं कि कई लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगाएंगे क्योंकि फूड की बात होती है, कई लोग जैसे इन्होंने लगाया मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उससे भी नहीं है, वो किससे है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। यही क्वेश्चन था। तो भी आपको एक और टास्क लिख लीजिए, एक और होमवर्क कर लीजिए। एक और होमवर्क ये लिख लीजिए कि तमाम मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है। ये एक ट्रेंड है क्वेश्चंस का। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री में होगा, लेकिन वो गलत निकलता है ना, वो कोई अलग ही मिनिस्ट्री निकलती है उसकी। तो ये आपको एकदम से ऐसे तुक्का लगाने से बात नहीं बनेगी, एक बार आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइएगा, gov.in है ना, india.gov.in या bharat.gov.in पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टरी मिलेगी, मिनिस्ट्री की डायरेक्टरी ऑफ GOI डायरेक्टरी सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। गूगल में लिखेंगे GOI डायरेक्टरी तो वहाँ मिनिस्ट्रीज़ की लिस्ट आएगी, और मिनिस्ट्रीज़ की लिस्ट में ही नीचे डिपार्टमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स लिखे होंगे। तो उन डिपार्टमेंट्स को तैयार कीजिए, कौन से डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा उनके चीफ कौन है, ये कौन है, ये नहीं, 2 लाइन में हो सकता है तो उसके आप वो याद कर सकते हैं कि उसमें होता क्या है, उस डिपार्टमेंट किसको डील करता है, वो डिपार्टमेंट डील क्या करता है। तो 2-3 लाइन में उसको आप तैयार कर सकते हैं। मिनिस्ट्री के बारे में भी ऐसे ही 3-4 लाइन में तैयार कर लीजिए। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये है। बाकी इस साल की, पिछले साल की सरकार की सारी स्कीम तैयार करने की कोशिश कीजिएगा इकोनॉमी में, स्कीम, प्लान। ठीक है, देखिए 2 है। NEP जब हम बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है, 2.0 के बात करते हैं, या 2019 में भी NPE भी आया है, NEP भी है और NPE भी है। NPE है नेशनल पॉलिसी फॉर इन्वायरमेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर इन्वायरमेंट, उसको बोलेंगे NPE 2019। वो है NEP 2019, ये है NPE 2019। दोनों करिएगा, दोनों पॉलिसी को करिएगा कि इन्वायरमेंट के लिए कौन सी पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए कौन सी पॉलिसी, ठीक है। एजुकेशन की पॉलिसी की जब बात आएगी तो थोड़ा सा आप
बजट की जरूर बात कीजिए, कोई भी पॉलिसी स्कीम गवर्नमेंट के तो बजट का वो याद रखिएगा कि कितना बजट है, बजट कितना है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, एमएसएमई अलग है। एमएसएमई मतलब मध्यम लघु उद्योग जो होते हैं ना, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग से लेकर के जो मिडिल मध्यम किस्म के जो उद्योग होते हैं, इसके लिए पीएलआई स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसके लिए अगर आप होमवर्क लिखना चाहें तो पीएलआई लिख लीजिए। पीएलआई इसके लिए भी आया है अभी, जो बैटरी और मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी, बैटरी के लिए भी पीएलआई आया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अभी एमएसएमई के लिए दी थी। एमएसएमई ये एंटरप्राइजेज हैं जो स्मॉल है ना और मीडियम, ठीक है, ये जो छोटे मध्यम लघु उद्योग इकाई होती है तो इसको बोलते हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेज। तो ये इसका हमारे यहाँ पे भी अलग से मंत्रालय होता है, राज्य में भी, सेंट्रल में भी है एमएसएमई। इसके लिए जो स्कीम आई थी उसका नाम है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव जब सरकार देती है किसी चीज़ को तो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ इंसेंटिव देती है, तो वो रोजगार सृजन के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, इसलिए हम इनको सब्सिडी देंगे। तो जैसे हम अगर सरकार का ये मानना है कि 1 करोड़ अगर हम किसी इंडस्ट्री को देते हैं तो वो कम से कम 10 लोगों को रोज़गार देते हैं, 10 लोगों का रोज़गार तैयार होता है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो फिर इंसेंटिव देना होगा, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं वो इकोनॉमी में खास करके होमवर्क के तौर पे यदि आप करना चाहते हैं तो आप पीएलआई से करिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है बैटरी में भी दी है सरकार ने, कि अगर कोई टाटा मोटर्स, टाटा वाले या और भी कोई कंपनी एमजी है या कोई भी जो जितना ज़्यादा बैटरी वाला वाहन जो है वो करेगा तो सरकार उसको सब्सिडी देगी, इंसेंटिव देगी, लोन देगी, सस्ते लोन देगी। आप हमसे पैसा लीजिए और बैटरी वाले वाहन बनाइए। इसलिए आपने देखा ओला ने स्कूटर बनाया, जबकि ओला तो एक कैब वाला काम था, उसका तो कोई लेना देना नहीं था स्कूटर से, लेकिन वो उसका फ़ायदा निकलिया। तो ये सरकार में कुछ लोग होते हैं तो अपने पसंदीदा लोगों को बाहर लीक कर देते हैं कि हम 1 साल बाद एक स्कीम लाने वाले हैं, आप एक कंपनी बना लो, इस बीच में तैयारी कर लो, उस समय आवेदन कर देना, ठीक है ना। तो अंदर वाले लोग इस तरह से हेल्प करते हैं सरकार में। यदि कोई ब्यूरोक्रेट है आपका, मिनिस्टर आपका परिचित है और आप अभी कोई कंपनी, चाहे आप कैब वाली चला रहे हो, लेकिन अगर पीएलआई आने वाला है, क्योंकि कोविड के टाइम पे पीएलआई आया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इतनी जल्दी कैसे आइडिया आ गया? उसको आइडिया नहीं था, उसको किसी ने लीक किया। पेपर लीक होते हैं वैसे स्कीम भी लीक होती है, प्लान सरकार के लीक होते हैं, उससे उनका आदमी आगे निकल जाता है। डिमोनेटाइजेशन अगर पेटीएम को नहीं पता होता तो रातों रात कैसे जनरेट हो जाता, ठीक है ना। तो डिमोनेटाइजेशन का इसका मतलब है कि पेटीएम वालों को 3 महीने पहले कम से कम पता होगा, 2 महीने तो होगा ही होगा, तभी तो वो एक कंपनी बना करके झोंक पाया और मोदी जी से उसने उद्घाटन भी करा लिया और तुरंत कूद गया वो, एकदम से ऐसे कैसे कर गया वो? तो तभी कर पाया ना वो, और अब फ्लॉप भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंदर की चीज़ें होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट कल से कोई एक नई चीज़ लेके आएगी तो पहले से कोई न कोई आदमी जो है उसका फ़ायदा। तो प्रोडक्ट पीएलआई का यही था, ठीक है। और जो 1.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ़ हुए थे उसके पीछे भी पहले से पता होगा। देखिए, जैसे किसी किसान का लोन माफ़ हो रहा है और लोन जितना है वो सारा ही माफ़ हो जाएगा, और किसी किसान का 1 करोड़ का लोन है या 50 लाख का लोन है, एक किसान का 4 लाख का लोन है, 4 लाख वाला हर महीने किस्त जमा करा रहा है ना, और 50 लाख वाले ने 6 महीने से किस्त जमा कराना बंद कर दिए, क्योंकि उसको पहले पता चल गया कि लोन माफ़ होने वाला है, और जितना बच जाएगा वो सारा ही माफ़ हो जाएगा। तो जो ईमानदार आदमी है वो तो परेशान हो गया, क्योंकि एक तो उसका 4.5 लाख का लोन था और 2 लाख की किस्त उसने जमा करा दी, अब उसकी 2.5 लाख बची है तो उसका 2.5 लाख ही माफ़ होगा, और एक आदमी का 50 लाख माफ़ हो जाएगा क्योंकि उसने पिछले 2 साल से एक भी किस्त जमा नहीं कराई। पर ये कब हो सकता है?
ये किसी को लीक होगी ना सूचना कि इस साल ये हो के रहेगा या 2 साल बाद ये ऐसा हो के रहेगा, हमारी सरकार आई है, हम कराएंगे और ये हमारी स्कीम है, तो ये स्कीम जब पब्लिक को पता चलेगी उसकी, तो इसमें पनिश कौन होता है? छोटा आदमी, ईमानदार आदमी। तो लोन माफी का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? 50 लाख वाले को होगा, उसने किस्त भी जमा नहीं कराई, उसका माफ भी हो गया। यही चीज उद्योगपतियों में होती है। जब 1.5 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का लोन माफ हुआ, तो जो ईमानदार उद्योगपति थे उन्होंने तो किस्तें सब समय पे जमा कराई होगी, तो कई लोगों का तो अब थोड़ा सा बचा होगा। हो सकता है कि उसने करोड़ों में लोन लिया और अब केवल 50 लाख बचे हों, और एक के पूरा 1000 करोड़ बचा हो या 500 करोड़ बचे हों, उसका तो 500 करोड़ माफ हो गया। और सबसे बड़ी उन्होंने दुष्टता ये की कि उन सब ने वो जो लोन माफ हुआ उसको जब बैलेंस शीट बनाई अगली बार, तो चूंकि 500 करोड़ आपका माफ हुआ है, तो आपको अपनी बैलेंस शीट में लिखना चाहिए कि 500 करोड़ हमारी लायबिलिटी थी जो हमको देना थी, और अब ये माफ हो गई है तो अब हमको देना नहीं। उन्होंने उसको इनकम बताया। उस 500 करोड़ को उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में क्या बताया कि इस साल हमने 500 करोड़ कमाए, और कमाई बता करके वो दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए। तो सरकार ने जो 1.5 लाख करोड़ माफ किए उसको उन्होंने कमाई बताया, जबकि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ कमाए ये जो माफ किए थे उसका कारण ये था कि अब चूंकि कोविड तो आया, कोविड का तो पता नहीं था सरकार को, नहीं तो वो माफ नहीं करते। डेफिनेटली हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, कोविड का पता होता तो माफ नहीं करते, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड आ गया तो माफ करना गलत हो गया। और उनसे अपेक्षा ये थी कि आप 1.5 लाख करोड़ आपका इसलिए माफ़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को नौकरी दे सकें, क्योंकि आपके पास लोगों को सैलरी देने के ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। अब हम ये 1.5 लाख करोड़ आपका माफ़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दीजिए। लेकिन 1.5 लाख करोड़ देते समय में ये शर्त नहीं रखी गई सरकार के द्वारा कि आपको इतने लोगों को नौकरी देना ही होगी, नहीं तो पैसे जमा कराने होंगे। ये शर्त रखना थी, बिना शर्त के माफ़ कर दिया। इस वजह से उन्होंने नौकरी भी नहीं दी। इसी बीच में कोविड आ गया तो उन्होंने नौकरी से लोगों को निकाल भी दिया, उल्टा निकाल दिया, और पैसे बच गए, और भी पैसे बच गए। तो उससे वो दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे करोड़पतियों में पहुंच गए। बात समझ में आई ना? उन्होंने कोई कमाया नहीं है। जब पूरा देश ठप है, पूरे देश में कोविड है और पूरे देश में लोगों की हालत ख़राब है, लोगों की इनकम ख़त्म हो गई, लोगों से ख़रीदा नहीं जा रहा, तो अचानक आपका ऐसा किसने खरीदा, क्या हुआ कि आप दुनिया में एकदम से तीसरे नंबर पर पहुंच गए? तो वो जो बचत हुई उसको उन्होंने क्या माना? इनकम। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन PLI वाली बात आपने MSME वाली छेड़ी तो वो ये था। ठीक है। नो, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, PLI के तहत नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है ना? वैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम पढ़ा नहीं पाएंगे, मेरा 1 वे लेक्चर होता है क्योंकि ये शूट होता है ना, ये जाता है। चलिए, तो फिर मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ लक। आपको अगली बार तो मिल नहीं पाएंगे। एग्ज़ाम दोगे आप में से कोई? जो नहीं भी देते हैं तो जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम देंगे, है ना? अगले संडे को तो एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छे से करिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है, सोचने का तरीका आपका बनाने की कोशिश की है, तो इसको करिएगा। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की